हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। देख पायल, तो ऐसा वैसा कुछ करने की सोचना भी मत। अजीत अच्छा लड़का नहीं है, अभी भी समय है, संभल जा। पारो दीदी के शब्द मानो पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी का पीछा कर रहे थे। भय, आशंका, उत्तेजना के बीच हिचकोले लेता मन अतीत को कभी आगे तो कभी पीछे धकेल देता था। कुछ देर पहले रोमांचकारी सपनीले भविष्य में खोया मन जाने क्यों अज्ञात भय से घिर गया था। मम्मी पापा की लाडली बेटी और पारो दीदी की चहेती बहन घर से भाग गई है, यह सबको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। आज सुबह आँख खुलते ही मम्मी चाय का प्याला लेकर जगाने आ जाएगी। क्या पता रात को ही सब जान गए हो। कितना समझाया था पारो दीदी ने कि इस उम्र में लिया गया एक भी गलत फैसला हमारे जीवन को बिखेर सकता है। जितना ही दीदी समझाने का प्रयास करती, उतनी ही दृढ़ता से बिंदास पायल 2 कदम अजीत की ओर बढ़ा देती। पायल, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर अपने भविष्य से मत खेल। दीदी, अब तो अजीत ही मेरी जिंदगी है, मैंने उसे दिल से चाहा है, वह जीवन भर मेरा साथ निभाएगा। पायल के ये फिल्मी संवाद सुन पारो अपना सिर पकड़ लेती। क्या हम तुझे नहीं चाहते? और अगर तुझे अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो एक बार पापा से बात कर उसे सबसे मिलवा तो सही। एक अनजाने अविश्वास के तहत जाने क्यों पायल पापा से बात करने की हिम्मत न जुटा पाई। उस वक्त अजीत द्वारा घर से भागकर शादी करने का रास्ता उसे रोमांच भरा दिखाई दिया। अजीत के केयरिंग स्वभाव पर वह उस दिन फिदा हो गई थी। जब पारो दीदी की जोर डालने पर उसने अजीत को मम्मी पापा से मिलने को कहा तो उसने भावावेश में पायल को गले लगा लिया और कहा वह अपने प्यार को खोने का रिस्क नहीं उठा सकता है। बस उसी रात गली के उस पार इंतजार करते अजीत के साथ वह आ गई। घर छोड़कर आते समय पायल का मनोबल चरम पर था। रास्ते में अजीत ने बताया कि वे लोग बेंगलुरु जा रहे हैं, जहां वे कुछ दिन उसके एक दोस्त के घर पर ठहरेंगे और 7 महीने बाद पायल के बालिग होने पर शादी करेंगे। रास्ते भर वह पायल को समझाता रहा कि इस दौरान उसे किसी से संपर्क नहीं रखना है। इस मामले में यहाँ का कानून बेहद सख्त है। विचारों में डूबती उतराती पायल कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक एक स्टेशन पर गहमा गहमी के बीच उसकी नींद खुली। उसने देखा तो अजीत अपनी सीट पर नहीं था। बिंदास और मजबूत इरादों वाली पायल का हलक सूख गया था। आवेग से उसकी आंखें भर आई, माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी। अकेलेपन के एहसास ने उसे घेर लिया। तभी वह अपना मोबाइल खोजने लगी। पूरा पर्स खंगाल डाला पर कहीं मोबाइल नहीं दिखा। आप मोबाइल तो नहीं ढूंढ रही हैं? एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया। सामने देखा तो एक युवती बैठी किताब पढ़ रही थी। आपने मुझसे कुछ कहा क्या? मुझे लगा आप अपना मोबाइल ढूंढ रही हैं। हाँ, आपने देखा क्या? पायल ने पूछा तो वह बोली, तुम्हारे साथ जो लड़का है वह तुम्हारा भाई है क्या? उसका प्रश्न पायल को रुचिकर नहीं लगा। तभी उस युवती ने आगे खुलासा किया, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे साथ जो लड़का था वह ले गया है। कातर दृष्टि से इधर उधर देखती पायल को उसने बताया कि वह दूसरे कंपार्टमेंट में बैठा ताश खेल रहा है। पायल यह सुन शर्म से गड़ गई। उसे अजीत पर बहुत गुस्सा आया। कृपया आप मेरा सामान देखिएगा, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। पायल तेजी से निकली। तभी अंधेरे में किसी की आवाज़ पर उसके पाँव वहीं ठिठक गए। दरवाजे के पास खड़ा अजीत मोबाइल पर किसी से कह रहा था, बस ऐसी बेवकूफ़ लड़कियों से तो रोजी रोटी चल रही हमारी। उसका मोबाइल ले लिया है, 15-20 हज़ार का तो होगा ही। डर भी था कहीं घर वालों से संपर्क न कर बैठे। मैं बिना बात की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। अभी पूछा तो नहीं है पर घर से कुछ ना कुछ तो लेकर जरूर आई होगी। घर जो बसाना है मेरे साथ। उसके ये शब्द ठाकों के साथ हवा में तैर गए। और हाँ सुन, तू सारा इंतजाम रखना, मेरी जिम्मेवारी केवल वहाँ तक छोड़ने की है, आगे तो संभालना। बस फिल्म मस्त बननी चाहिए। इस वार्ता को सुनकर पायल का खून बर्फ की तरह जम चुका था। उसके पांव स्थिर न रह पाए। वह गिरने वाली थी कि किसी ने उसे संभाला। वह कैसे अपनी सीट तक आई उसे पता ही नहीं चला। 2 घूंट पानी पीने के कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली तो अपने कंपार्टमेंट में बैठी ज्योति का चिर परिचित चेहरा दिखा।
तुम ठीक तो हो ना? उसने जैसे ही पूछा, पायल की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उस युवती ने अपने साथ आए शख्स को बाहर भेज दिया था और कूपे को अंदर से बंद कर दिया। क्या हुआ? साथ आया लड़का बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? उस युवती की बात सुन पायल फफक पड़ी। देखो, वह लड़का ठीक नहीं है। यह शायद तुम्हें भी पता चल गया होगा। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों घर से भागकर आए हो। पायल ने आश्चर्य और संकित नजरों से उसे देखा तो वह बोली, मेरा नाम श्रुति है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वैसे तुम्हारे पास कोई और चारा भी नहीं है। ज्योति की बातों में सच्चाई थी। वैसे भी अजीत का जो विभत्स चेहरा वह अभी अभी देखकर आई थी, उसे देखकर तो उसकी रूह कांप उठी थी। देखो, जो गलत कदम तुमने उठाया है, जिन कांटों में तुम उलझी हो, उससे निकलने के लिए तुम्हें साहस जुटाना पड़ेगा। श्रुति की बातों का प्रभाव पायल पर पड़ा। कुछ देर में ही वह संभल गई। पायल नाम है ना तुम्हारा? अपने पापा का नंबर दो मुझे, उसने अधिकार से कहा तो पायल ने पापा का नंबर बता दिया। वह ज्योति बात करने के लिए बाहर चली गई। अब तक पायल स्थिति का सामना करने को तैयार हो गई थी। कुछ देर में वह वापस आई और बोली, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। वह अगली फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है यह ध्यान से सुनो। वह पायल को कुछ बताते हुए अपने साथ आए युवक से बोली, मैडम के साथ जो व्यक्ति आया है उसे बताओ कि ये उसे बुला रही है। और हाँ रमेश, कुछ देर तुम बाहर ही रहना। कुछ देर बाद ही अजीत आ गया तो पायल उसे शिकायती लहजे में बोली, तुम कहाँ चले गए थे अजीत? मैं कितना डर गई थी मालूम है तुम्हें? अजीत उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, मैं तुम्हें छोड़कर भला कहाँ जाऊँगा? पायल ने कोपे की लाइट जला दी। उसे कुछ देर पहले जिस अजीत की आंखों में प्यार का समुद्र नजर आ रहा था, अब उनमें मक्कारी दिखाई दे रही थी। अब वह अपनी खुली आंखों से देख रही थी कि किस तरह सतर्कतापूर्वक अजीत इधर उधर देख रहा था। तभी प्यार से पायल ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या? भौचक्का सा वह बोला तो पायल ने कहा, जानते हो पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं और वे भी बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। पायल के इस खुलासे से अजीत का तो रंग ही उड़ गया। वह अचानक बिफर गया। बेवकूफ़ लड़की, मैंने मना किया था ना कि कहीं फ़ोन मत करना। तभी मानो उसे कुछ याद आया हो। न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकला, तुम्हारा मोबाइल तो? मैं जानती हूँ वह तो तुम्हारे पास है। इससे पहले कि अजीत कुछ और पूछता, पायल अपना आपा खो चुकी थी। उसका हाथ पूरे वेग से लहराया और अजीत के गाल पर तेज आवाज के साथ छन्नाटेदार चाटा पड़ा। क्रोध और अपमान से उसका बदन कांप रहा था। अजीत का सारा खून निचुड़ गया था। शोर शराबे की आवाज़ बाहर तक चली गई थी। लोगों ने अंदर झांकना शुरू कर दिया था। उतनी देर में टीटी भी आ गया। उसने पूछा कि क्या माजरा है तो बड़े इत्मीनान से वह युवती उठकर आई और बोली, ये मेरी रिश्तेदार है। दरअसल ये हमारे साथ बैठा एक यात्री है। हमें लगता है कि इसने हमारा मोबाइल चुराया है। आप पुलिस बुलाइए। अजीत के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी थी। देखिए मैडम, ये फर्स्ट क्लास का डब्बा है। आप इसमें बैठे यात्री पर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। टीटीई के बोलने पर रमेश बोला, मैं भी इनको यही समझा रहा हूँ कि पुलिस के झंझट में पड़ने से पहले खुद तसल्ली कर लो। इतना कहते ही उसने अजीत की जेबें खंगालते हुए पायल का मोबाइल निकाल लिया। अजीत सख्ते में था, पासा यूं पलट जाएगा उसने तो सपना में भी नहीं सोचा था। तुरंत रेलवे के 2 पुलिस कांस्टेबल आए तो उस युवती ने अपना पहचान पत्र दिखाया। एसपी श्रुति पढ़कर दोनों ने उसे एक करारा सैल्यूट बजाया तो टीटीई सहित पायल भी अचंभे में पड़ गई। टीटीई हंसकर बोला, क्या बेटा, चोरी भी की तो पुलिस वालों की? एसपी श्रुति ने रमेश से कहा, इंस्पेक्टर रमेश, आप इसके साथ अगले स्टेशन पर उतर जाइए। मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। और हाँ, जरा इसे समझाना और खुद भी ध्यान रखना कि इस लड़की का नाम बीच में ना आए। हंगामे के बीच अजीत को अगले स्टेशन पर उतार लिया गया। ट्रेन में सवार यात्री इस पर अपनी अपनी टिप्पणी देने में मशगूल थे। पायल अपमान और शर्मिंदगी से भरी देर तक रोती रही। तभी श्रुति ने सांत्वना भरा हाथ उसकी पीठ पर फेरा तो वह श्रुति के गले लग गई और बोली, आपने मुझे बचा लिया। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसकी बात पर श्रुति हंस पड़ी और बोली, कैसे नहीं बचाती तुम्हें? यह तो वही बात हुई कि एक डॉक्टर के सामने किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। जान तो उसकी बचनी ही थी। यह मेरी पहली नियुक्ति है आईपीएस ऑफिसर के रूप में।
तुमने तो मुझे शुरू में ही इतना बड़ा केस दिला दिया है। मैं तो तुम्हें देखकर ही समझ गई थी कि तुम घर से भागकर आई हो। ट्रेन में चढ़ते वक्त तो तुम किसी दूसरी ही दुनिया में थी, किसी और का तुम्हें होश ही कहाँ था। अलबत्ता वह लड़का ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क था। दूसरों को ऑब्जर्व करना मेरी हॉबी है। उसे देखकर ही मैं समझ गई थी कि वह लड़का ठीक नहीं है। जब मैंने चुपके से उसे तुम्हारे पर्स से मोबाइल निकालते और पैसे चेक करते देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। जब वह बाहर गया तो मैंने रमेश से बात करके उस पर नज़र रखने को कहा। इसलिए जब तुम वॉशरूम गई तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ गई थी। मुझे पता था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी लड़की आज के ज़माने में ऐसी मूर्खता कैसे कर सकती है। जरा सोचो, अगर वह अपनी योजना में कामयाब हो जाता तो क्या होता। तुम ठीक समय पर संभल गई, अन्यथा उस दलदल में फंसने के बाद जिंदगी दोभर हो जाती। पायल सब सोचकर एक बारगी फिर से सिहर उठी। मैं अब घर जाकर सबसे नजरें कैसे मिलाऊंगी। कुछ खोई हुई सी वह बोली। देखो पायल, सवाल यह नहीं है कि तुम सबसे कैसे नजरें मिलाओगी, यह सोचो कि तुम अपने वजूद से कैसे नजरें मिला पाओगी, जिसे तुमने इतने बड़े जोखिम में यूं ही डाल दिया। खुद से नजरें मिलाने के लिए तो तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह से खुद को और अपने भविष्य को संवार कर अपने परिवार के सदस्यों को यह खुशी दो, जिससे तुम्हारा यह सफ़र न तुम्हें और न कभी तुम्हारे परिवार को याद आए। श्रुति की बातों का असर पायल की चुप्पी में दिखा। मन ही मन वह आत्ममंथन करती रही। मानसिक रूप से थकी पायल कब सो गई पता ही नहीं चला। किसी के स्नेह भरे स्पर्श से आंखें खुली। सामने पापा को देख वह छोटी बच्ची की तरह उनसे लिपटी। साथ ही पारो भी रो पड़ी। आपका यह एहसान हम कैसे चुका पाएंगे। पापा श्रुति से बोल रहे थे। पापा, आप मुझे कभी माफ़ कर पाएंगे क्या। उन दोनों की बात सुनकर श्रुति ने पायल के पापा से कहा, अगर आप वाकई एहसान उतारना चाहते हैं तो मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी बेटी पर भरोसा कायम रखते हुए इसकी उड़ान को पंख देंगे, इस सफ़र को भूलते हुए आगे की ज़िंदगी में इसका साथ देंगे, न कि इस सफ़र का बार बार उल्लेख करके इसकी आगे की ज़िंदगी को दुभर बनाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि पायल की आज की भूल का जिक्र करके हम इसके मनोबल को कभी गिरने नहीं देंगे। आज के बाद हम में से कोई भी पायल से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। पापा, आपकी बेटी आपका सिर कभी झुकने नहीं देगी। मैं भी श्रुति दीदी जैसा बनकर दिखाऊंगी। श्रुति के व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रभावित पायल पापा का साथ पाकर पूरे आत्मविश्वास से बोली तो पापा और पारो ने उसे प्यार से थाम लिया। श्रुति समझ गई कि अब सही मायने में पायल भंवर से बाहर निकल चुकी है। उसके होठों पर तसल्ली भरी स्मित रेखा थी। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।